चलिए स्टार्ट किया जाए। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया गया चैप्टर है उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। एक्चुअली में हम लोग ऑफलाइन मोड में सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ चुके थे और उसका ऑब्जेक्टिव बाकी रह गया था। कोशिश करेंगे कि 1, 2, 3 क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। उसके बाद जो ऑनलाइन मोड में हम लोग का क्लास चल रहा है उस क्लास को भी हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 हम लोग डील करेंगे। तो मॉर्निंग शिफ्ट में सब्जेक्टिव और इवनिंग शिफ्ट में ऑब्जेक्टिव, और इस तरह से हम लोग का फुल प्रिपरेशन होता चलेगा। तो आइए आज हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में हम लोगों का जो ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, इस ऑब्जेक्टिव सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ डिस्कशन हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब यह है कि जिस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे उस पर आधारित और किस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, उसका भी डिस्कशन हम लोग करते चलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन से और भी कई क्वेश्चन का नॉलेज हम लोगों को हो जाएगा और ये हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का हम लोगों का डिस्कशन का सेशन सॉलिड स्टेट चैप्टर से क्लास नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अपना पढ़ के आए होंगे, तो आप लोग को अधिक से अधिक यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा इस ऑब्जेक्टिव सेशन को करने में। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखें, हम लोग के पास सॉलिड स्टेट का पहला नंबर क्वेश्चन जो विशेष रूप से ठोस पदार्थ के वर्गीकरण से संबंधित है। और ठोस पदार्थ के वर्गीकरण में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और दूसरे को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इसी पर आधारित क्वेश्चन यहां पे बनाया गया। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नियमित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का अनियमित ज्यामितीय आकार होता है। और उसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में आपके सामने यहां पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है या अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको हम बताएं कि कॉमन रूप पे आप याद रखना कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में हम लोग के पास कांच होता है, कांच, उसके बाद क्वार्ट्ज कांच, और उसके बाद जितने भी प्रकार के रबर होते हैं और जितने भी तरह के प्लास्टिक होते हैं, ये सभी के सभी जो होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यानी सामान्य रूप से अक्रिस्टलीय ठोस में इतना आता है। इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड हैं, लेकिन मोस्टली 90% जो आपको अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होगा वो आपको इसमें शामिल हो जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ से संबंधित बात हम लोग यह समझते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एक आभासी ठोस पदार्थ है जो लगता है कि ठोस पदार्थ है, लेकिन वास्तविक रूप में ठोस पदार्थ नहीं होता। वास्तविक ठोस पदार्थ, अब यह कह सकते हैं जो रियल सॉलिड है वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ देखने में ठोस लगता है लेकिन वास्तविक रूप में ठोस पदार्थ नहीं होता, इसलिए उसे हम लोग आभासी ठोस पदार्थ कहते हैं। तो देखिए चॉइस नंबर 1 में है पॉलीस्टाइरीन। तो एक्चुअली में स्टाइरीन को अगर मिलाया जाए तो स्टाइरीन अगर बहुत सारा मिल जाए तो मिलने के बाद पॉलीस्टाइरीन बनता। तो एक तरह के जो है ये हम लोग का पॉलीमर है
और ये पॉलीमर जितने भी हैं ये मोस्टली जो हम लोग का होता है वो रबर प्लास्टिक ग्रुप का होता है, और इसलिए यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है बल्कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो जिनका भी ए आंसर था, ए आंसर एकदम बिल्कुल सही आंसर है, 100% करेक्ट आंसर। जिसने भी आपका ए आंसर था, मैं देख पा रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर वहां पर ए था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, और ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस पर बेस्ड थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों के गुणों के बारे में अगर आप देखिए तो कौन सा गुण यहाँ पे सही है ये आपको यहां बताना। हीरे के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और मैं आपके आंसर यहां पर देख रहा हूं कि हीरे के लिए निम्नलिखित में क्या सही है, कौन सा चीज सही होता है, ये मैं देखना चाह रहा हूं आप लोगों का। यहां पे आप लोग अपने आंसर को टाइप करेंगे, एकदम रेगुलरली सारे स्टूडेंट को जुड़े हुए रहना चाहिए, तब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आप रेगुलरली हमारे साथ क्वेश्चन आंसर करते रहें, आंसर का जवाब देते रहें। चलिए वेरी गुड, आंसर ए, बी और डी ये सारे आंसर आप लोगों का हम तक पहुंच रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोगों के द्वारा आंसर यहां पर दिया जा रहा है और मैं आपके आंसर को रेगुलरली वॉच कर रहा हूं, और सभी वेरिएशन के आंसर आपको मिल रहे हैं। ए आंसर, डी आंसर, बी आंसर, और लगभग जो है 2 या 3 स्टूडेंट का आंसर सी भी यहां पे आ रहा है। मतलब यह है कि चारों चॉइस आप लोग यहां पर यूज कर चुके हैं, डिफरेंट स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग यहां पे चॉइस यूज किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात बताना पड़ रहा है कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट है, और मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो इसमें इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। कुछ स्टूडेंट जो मुश्किल से 4 और 5 मुझे लग रहा है जिनका कि सही आंसर है, और सही आंसर में ये है कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है। ये आपका गलत आंसर है। हीरा मृदु होता है यानी मुलायम होता है, ये वाला भी बात गलत आंसर है। हीरा ताप का सुचालक होता है, एंड इट इज करेक्ट आंसर एंड 100% करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ताप का सुचालक होता है। उससे विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन अगर उसको गर्म किया जाए तो हीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। और याद रखना कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है लेकिन उष्मा का सुचालक होता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, आपको जनरल कंपटीशन में भी ये बहुत काम आता है, आगे नौकरी वगैरह के लिए भी आप करेंगे। तो मैं समझता हूं कि सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई होगी। और आज अगर लगा आपको दिल से कि हां सर आज नई बात हम लोग सीख गए कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है लेकिन उष्मा का सुचालक होता है, तो इसके नाम पे आप चैनल को, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इससे बेनिफिट हो और हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा सहायता कर पाए, और आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छे, बेहतरीन आप लोगों के कमेंट मैं देख पा रहा हूं, और बहुत बेहतरीन। चलिए आप लोग सीखते हैं, हम लोगों को खुशी होती है कि चलो बच्चा नया चीज सीखा, उसके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट टाइम में आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो याद रखिए हीरा और ग्रेफाइट में ये अंतर है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा को जो बात करते हैं यह उष्मा का सुचालक होता है, इसका आकार चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट का आकार षष्ठकोणीय होता है। तो ये दोनों में अंतर भी अगर लिखने के लिए आपको कहा जाए तो आप हीरा और ग्रेफाइट से लिख सकते हैं। एक कंफ्यूजन और आपका दूर कर दें
बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि हीरा बिसैला होता है, लेकिन आपको हम ये नॉलेज बता दें कि हीरा बिसैला नहीं होता। जो आप सिनेमा में देखते हैं कि अंगूठी चाट के मर गया, वो एक्चुअली में हीरा चाटने से नहीं बनता, बल्कि उसमें साइनाइड मिला हुआ रहता है और इसके कारण मर जाता है। तो याद रखना, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात नहीं होना चाहिए कि हीरा पॉइजनस होता है, विषैला होता है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। और अगर ऐसा होता तो जो लोग भी हीरा का अंगूठी पहने रहते हैं, अगर भोजन करेंगे तो उसके टच में आने के बाद मर जाएगा। जैसा कि सिनेमा में दिखाता है कि जैसे ही टच किया मर गया। तो अगर हीरा टच करने से मरता तो उसको भोजन अगर करते हैं अंगूठी पहन करके, तब भोजन खाने के बाद मर जाना चाहिए था। तो एक नॉलेज आपको और मैं बढ़ा देना चाहता हूं कि हीरा विषैला नहीं होता है, ये बात भी याद रखना। ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं दे रहा हूं, ताकि अगले टाइम में कभी डिस्कशन हो तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट एकदम 100% करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये आपके स्क्रीन पे है और इसी का नाम यहां पे हम लोग विषम दैशिक भी यहां पे बोलते हैं। और विषम दैशिक को यहां पे बोला जाता है एनाइसोट्रॉपिक। तो अगर किसी को यहां पे एनाइसोट्रॉपिक अगर अंग्रेजी में कहीं पर याद है तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अब आपको हम यहां पे आंसर के लिए इन्वाइट करते हैं कि आप आंसर यहां पे पुट कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। ये जरूर याद रखना, वरना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैशाली से पिंकू कुमार रॉय जो है जुड़े हुए हैं। अलग अलग आप लोग डिस्ट्रिक्ट के हैं, और मैं सुबह में भी देख रहा था कि कई स्टूडेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत खुशी होती है कि दूर और देहात के बच्चे हमारे साथ जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हर स्टूडेंट्स को लाभ यहां पे मिलना चाहिए। तो निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? तो देखिए, यहां दो अपोजिट चीज है। देखिए, कभी भी ऑब्जेक्टिव अगर इस तरह की आए तो याद रखना कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी हो जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने के ऐसे टेक्निक होते हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव आसान लगने लगता है, और कुछ स्थान पे ऐसा होता है कि वहां पे अगर आप उस टेक्निक का यूज नहीं करोगे तो आपको जो है वो चीज भारी लगने लगता है, आपको भारी हो जाएगा आंसर वाला, तो वो चीज आपको वहां पे टफ लगने लगता है। तो यहां देखिए, दो अपोजिट टर्म है, विषम दैशिक और समदैशिक। कह रहा है कि कौन सही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि एक है विषम दैशिक, दूसरा है समदैशिक, और एक रहता है क्रिस्टलीय का, दूसरा रहता है अक्रिस्टलीय का। तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे आपका क्वेश्चन का बन जाएगा। और हम आपको बताए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होता है, अर्थात विभिन्न दिशाओं में इसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और विभिन्न दिशाओं में अगर भौतिक गुण अगर भिन्न भिन्न अगर होता है तो उस प्रकार के गुण को हम लोग कहते हैं विषम दैशिक। तो निश्चित रूप से क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण है वो विषम दैशिक है। तो इसका मतलब है कि समदैशिक नहीं होता। आंसर जो यहां पे हो जाएगा वो आंसर आपका रहेगा समदैशिक, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैशिक नहीं होता, यह विषम दैशिक होता है, यह कठोर होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। ये सारे गुण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जिनका भी बी आंसर है एकदम बिल्कुल करेक्ट, और ये आप लोग का आंसर है यहाँ पे बहुत बेहतरीन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर करेक्ट था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के द्वारा अब आपको याद रहना चाहिए कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस जो होगा वो आपको समदैशिक होते हैं। ये दोनों का एक गुण याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आप बनाने के लिए रेडी रहिए। अब ये भी क्वेश्चन अभी जो समझाया गया था उसी पे आधारित है आपको, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको करेक्ट करेंगे।
बल्कि हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको 100% कर लें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राहुल को बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट आता है कि चलिए स्टूडेंट को अगर एक बार बता दिया जाए तो आप बहुत बेहतरीन से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और इस प्रकार से बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही आंसर है। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है, सिलिकॉन विद्युत का कुचालक होता है, और ये जो आपका है वो विद्युत का सुचालक है। चलिए, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अगला क्वेश्चन आपके पास है और इसका आंसर आप खुद देंगे। अभी हम आपसे डिस्कस किए थे और उसी पर बेस्ड यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये आंसर भी आप लोगों को देना है। चलिए, देवेंस पंडित बोल रहे हैं कि इंग्लिश में सर, नो डाउट इंग्लिश भी आपको बताया जाएगा। इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड का संबंध रखता है? ये है ठोस से द्रव में तेजी से परिवर्तित होता है जब उसे गर्म किया जाता है। कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। ये गलत बात है। क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित गलनांक होता है। ज्यामिति में सरलता से डिफॉर्मेशन यानी परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं वह धीरे धीरे सॉफ्ट होते जाता है, मुलायम होते जाता है। तो एक अलग तरह का क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाया गया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, यानी ये धीरे धीरे मुलायम होता है। एंड डी इज द करेक्ट आंसर। इसका डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, बहुत खूबसूरत आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको ठोस के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, और हम आपको बताएं कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धातुई ठोस। उसी से आधारित यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर यहां पर देंगे। तो ये आप लोगों के लिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ठोस में सबसे प्रबल अंतराण्विक बल होता है? चलिए, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। और मैं आपसे रेगुलरली कहता हूं कि सभी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और यहाँ पे सब लोग अपना अपना आंसर लिख करके देंगे, जिससे मुझे आइडिया हो कि आप बात को कितने अच्छे ढंग से समझते हो। और फिर अगर ज्यादा उसके अंदर हमको अगर लगेगा कि हाँ गलती हो रही है, तो हम आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 100% पार्टिसिपेशन सभी स्टूडेंट्स का होना चाहिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सब आंसर टाइप करके यहाँ पर भेजेंगे। और मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अंतराण्विक बल किसके अंदर होता है, यानी किसमें अंतराण्विक बल का मान सबसे अधिक होता है। अंतराण्विक बलों के आधार पर यहां पर बात किया जा रहा है, यानी दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल जो यहां पर होगा वही अंतराण्विक बल की बात हम लोग करते हैं कि अणुओं के बीच में लगने वाला बल कौन सा है। तो देखिए, इसमें आपका बर्फ है, और बर्फ जो है ये आपको जल से बना हुआ है, हाइड्रोजन बंधन होता है। फास्फोरस में भी जो है एक तरह का हाइड्रोजन बंधन ही होते हैं, नेफ्थलीन है।
सोडियम फ्लोराइड है और सोडियम फ्लोराइड में आयनिक बंधन पाया जाता है और जिसमें भी अगर आयनिक बंधन पाया जाएगा तो आयनिक बंधन हमेशा हाइड्रोजन बंधन की तुलना में मजबूत बॉन्ड होता है और इसलिए इसमें अगर आप देखिएगा तो डी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम फ्लोराइड का इसमें करेक्ट आंसर होगा। यदि प्रबल अगर देखा जाए तो प्रबल बंधन सबसे मजबूत जो बल होता है वो सोडियम फ्लोराइड के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पे स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आसान सा क्वेश्चन है, ठोस के वर्गीकरण पे आधारित क्वेश्चन है। ठोस का वर्गीकरण अभी आपको हम बताएं कि 4 प्रकार का ठोस होता है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धातुई ठोस। इसी पर आधारित क्वेश्चन यहां पे है। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव करने से पहले एक बार पूरे कॉपी को रिवाइज करके, नोट्स को रिवाइज करके आना चाहिए, जिससे कि आपको और ज्यादा मजा आएगा और जहां भी कंफ्यूजन रहेगा वो सारे कंफ्यूजन को दूर किए जाएंगे। चलिए वेरी गुड, मैं आपको आंसर को देख रहा हूं। CA नॉलेज कुमार का सी आंसर है, गौतम कुमार ए, सन्नी कुमार का ए है और इस तरह से हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा और आप लोग बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार से अपने व्यू को, अपने विचार को रखना चाहिए। तो याद रखिए कि आयोडीन में बहुत ही दुर्बल बंधन पाया जाता है और उस बंधन को हम लोग कहते हैं विक्षेपण बल और विक्षेपण बल को ही हम लोग कहते हैं लंदन बल। इसी का नाम है लंदन बल और ये जो है ये पाया जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस में। अध्रुवीय आणविक ठोस का ये उदाहरण है। आणविक ठोस यानी आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं और आणविक क्रिस्टल जो 3 प्रकार का होता है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। तो अध्रुवीय ठोस का उदाहरण है ठोस आयोडीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और ठोस आर्गन, ठोस हीलियम। ये सब जो यौगिक हैं, अगर इसको उच्च दाब अगर दे दिया जाए और ताप को अगर घटा दिया जाए तो ऐसा करने से ये ठोस में बदल जाता है और इस प्रकार के ठोस पदार्थ को हम लोग जो व्याख्या करते हैं वो अध्रुवीय ठोस में करते हैं, जिसमें लगने वाला बल विक्षेपण बल या इसी को लंदन बल कहते हैं, जो एक प्रकार का वांडर वाल्स बल है और यह पाया जाता है आणविक ठोस के अंदर। यानी सी इज द करेक्ट आंसर और जिनका भी सी आंसर है एकदम बिल्कुल सही आंसर है आपका और सही आप चल रहे हो। सी आंसर के अकॉर्डिंग आपका एकदम 100% करेक्ट आंसर। तो जिनका भी बाकी दूसरे चॉइस थे वो आप आज से सीख लीजिए कि आयोडीन में जो वर्गीकरण किया गया है आयोडीन का, यह आणविक ठोस का ही प्रकार है और आणविक ठोस में भी अगर बात किया जाए तो अध्रुवीय आणविक ठोस का प्रकार है और अध्रुवीय आणविक ठोस में आपका ये यहां पर आता है। तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको यहां पर बहुत बेहतरीन से बात समझ में आ रही है और सही से चल रहे हैं तो एक बार थंब का इंप्रेशन दें और जो नए बच्चे अगर जुड़े हैं चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इंफॉर्मेशन आए और बीच बीच में हम लोग जो भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो भी आपको यहां पर दिया जाएगा। हम लोग इस चैनल पे केमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और रेगुलर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। जैसा कि आप देखे थे, आपसे सीनियर को भी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत कम समय में हम लोग जब पढ़ाए तो बहुत सारे स्टूडेंट मोर देन 80% मार्क्स लेकर के आए और हाईएस्ट अपने यहाँ केमिस्ट्री पर भी 98 नंबर हम लोगों के यहाँ से स्टूडेंट्स का आया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग के यहाँ था और 6 पोजीशन पूरे बिहार में स्टूडेंट्स का अपने यहाँ से आया, जो कि ऑनलाइन मोड में ही स्टडी कर रहे थे। किसी दिन मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा भी ताकि आप लोगों के और मनोबल वहां पे बढ़ जाए। चलिए वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में किसका स्पष्ट गलनांक नहीं है?
किसका स्पष्ट गलनांक नहीं है, यानी निश्चित गलनांक किसका नहीं है। कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। जिस पदार्थ का गलनांक निश्चित नहीं होता है उस पदार्थ के बारे में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर मैं वेट कर रहा हूं कि जिसका गलनांक निश्चित नहीं है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। बी, सी, बी, ए और इस तरह से अलग अलग वेरिएशन, एकदम अलग अलग आंसर के साथ आप लोगों के कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं और मैं देख रहा हूं बहुत स्पीड के साथ एकदम जोश में आप लोग यहां पे चल रहे हैं। और आंसर बी, बी और सी, सी उसके बाद डी और ये रहा ए आंसर भी आप तक गया। सभी लोगों के आंसर एकदम फुल स्पीड में यहां पे मिल रहा है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को सूचित करता है। आपको कॉन्सेप्ट हम यहां पे बता दें कि ठोस पदार्थ की बात जो हम लोग करते हैं, तो ये ठोस पदार्थ जो है ये दो प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। एक को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और दूसरे को हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। और याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का निश्चित गलनांक होता है, यानी इसका गलनांक का मान निश्चित है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अनिश्चित गलनांक होता है, यानी इसका गलनांक फिक्स नहीं होता। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, यानी अस्पष्ट गलनांक नहीं होता। और जब अस्पष्ट गलनांक नहीं होगा तो अब हम लोग को देखना यह है कि कौन सा ऐसा उदाहरण है जो अक्रिस्टलीय ठोस पर लागू होता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पर लागू हो जाएगा उसका गलनांक स्पष्ट नहीं होगा। तो याद रखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, मेरा इशारा समझ गए होंगे कि आंसर किधर जाएगा। हम आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप आंसर बनाइएगा। हम केवल आपको रटा नहीं रहे हैं कि सीधा सीधी ऑब्जेक्टिव रट्टा मार दीजिए, हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव सोचा जाता है। तो ठोस पदार्थ दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अस्पष्ट होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का यहां पे अस्पष्ट नहीं होता। और इसलिए याद रखिएगा कि ग्लास जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, और जब ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है तो इसका गलनांक निश्चित नहीं होगा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आपको लग रहा था कि जो है बर्फ जो है वो उसका निश्चित नहीं होता, लेकिन याद रखिए जब शुद्ध जल का वाष्प बना हुआ बर्फ बना हुआ रहेगा तो उसका गलनांक निश्चित होता है, इसलिए कि वह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधित ठोस पदार्थ है, उसके अंदर हाइड्रोजन बंधन होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज के बाद से आप लोग कभी ये गलती नहीं करेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यहां पे जो आपका है, यह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक निश्चित होता है, यहां पे अनिश्चित होता है, स्पष्ट नहीं होता। और कांच इसका उदाहरण है, इसलिए ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। बी के अलावा जिनका भी जो क्वेश्चन था वो सभी के सभी गलत है। पोटेशियम क्लोराइड एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, बर्फ भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, और हीरा भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और जितने भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक स्पष्ट होता है, और जिस पदार्थ का गलनांक स्पष्ट होगा वह अक्रिस्टलीय में आ जाएगा। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हम लोगों का यहां पे बात समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, और इसको अभी आप यहां पर देखें। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती हैं, क्या होता है ये आपको बताना है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं,
और उन दोनों पदार्थ के गुणों के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव के द्वारा यहां पर व्याख्या किया जा रहा ताकि आपको 100% बातें याद हो जाएं। तो इसलिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पर आधारित ये टॉपिक हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंस को बनाना है और आंसर देना है। हम आपको अभी बताए कि ऑब्जेक्टिव बनाने का हम लोगों का एक ट्रेंड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने का हम लोगों के पास एक पैटर्न होना चाहिए। और आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का पैटर्न ये है कि अगर सिमिलर टाइप की चीजें अगर अपोजिट है तो निकाल लीजिएगा कि आंसर उसी दोनों में से है। जैसे आप देख लीजिए, एक दिया हुआ है दीर्घ परास और दूसरा दिया हुआ है लघु परास। इसका मतलब यह है कि इसी दोनों में से एक आंसर होगा। और आपको बताया गया है कि जितने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उसमें दीर्घ परास व्यवस्था होता है, यानी कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट उसके अंदर पाया जाता है। तो जिस पदार्थ में लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट अगर पाया जाए तो उस प्रकार के ठोस पदार्थ के लिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी एक अगर ये आंसर है तो ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका आंसर एकदम करेक्ट जा रहा है। और जो इसमें अगर करेक्ट है तो हमको लग रहा है कि अब आप लोगों को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ रहा होगा कि क्रिस्टलीय ठोस का नियमित ज्यामितीय आकार होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का अनियमित ज्यामितीय आकार होता है। क्रिस्टलीय ठोस का स्पष्ट गलनांक होता है जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का स्पष्ट गलनांक नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में दीर्घ परास व्यवस्था होता है जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परास व्यवस्था होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वास्तविक ठोस पदार्थ है और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एक काल्पनिक ठोस पदार्थ है। और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल में कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सारे उदाहरण इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बात एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गई। और अगर सभी लोगों को अगर ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया है तो एक बार फिर से आप थंब का इंप्रेशन दें। और जो बच्चे अगर अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, नए बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। तो आइए नेक्स्ट हम लोगों के पास यहां पे आपके पास टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये याद करने वाली बात है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें हम लोग का नहीं है। क्वेश्चन ये है, तीन प्रकार के ठोस पदार्थ जो है तीन तरह से हम लोग देखते हैं, लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थ। और इसमें आप लोग को लिखवाया गया है, आपके कॉपी में लिखा हुआ है कि आंसर इसमें क्या है। बस बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, एकदम आप लोगों के परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स देखकर एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि हाँ चलिए इसी तरह से अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम आपसे डेली आपको ऑब्जेक्टिव का इसी तरह से प्रैक्टिस कराते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन की कंडीशन में भी और कोचिंग बंद होने के बाद भी आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और आपका स्टडी का स्टैंडर्ड रेगुलर बढ़ता जाए। हर तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ क्लियर करते जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और मैं आपका आंसर यहां पर देख रहा हूं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पर ए आंसर दे रहे हैं और जिनका भी ए आंसर है तो ए इज द करेक्ट आंसर, एकदम बिल्कुल सही है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO और MnO ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जो प्रति लौह चुंबकीय है। इसके अलावा किसी बुक में कोई भी उदाहरण आपको प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ का नहीं मिलता है। यानी आप ये दोनों चीज अगर याद कर लें तो ये प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में आ जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय रूप है किसका, यानी क्वार्ट्ज जो हम लोग बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, कौन सा चीज क्वार्ट्ज कहलाता है।
ये आपको बताना है कि क्वार्ट्ज एक्चुअली में होता क्या है। ये क्वार्ट्ज आपको देखिएगा कि आप घड़ी पर भी देखेंगे तो घड़ी में भी क्वार्ट्ज लिखा रहता है, दीवार घड़ी में क्वार्ट्ज, जो कि बहुत ही कठोर और एक्यूरेट होता है, एकदम सही टाइम देता है ये, और इसलिए इसका नाम जो है वो क्वार्ट्ज रखा जाता है। और ये जो आपका है ये एक्चुअली में सिलिका होता है, यानी ए, और सिलिका कहते SiO2 को, और यही SiO2 बालू भी कहलाता है, और इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। सोडियम सिलिकेट को नहीं कहते हैं, ये याद रखना कि सिलिका को ही हम लोग कहते हैं, क्वार्ट्ज के नाम से हम लोग जानते हैं, और क्वार्ट्ज के फॉर्म में इसको यहां पर यूज किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड, ये देखिए यहां पर जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, और मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूं। सिलिकॉन कार्बाइड का नाम कार्बोरंडम है, कार्बोरंडम, और ये कार्बोरंडम हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर पदार्थ है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में कौन सा है, तो आप कहिए कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि द्वितीय सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो द्वितीय में अगर बात किया जाएगा तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसलिए यहां क्वार्ट्ज के लिए जो टर्म यूज किया जाएगा वो सिलिका इज द करेक्ट आंसर। बाकी में कंफ्यूज नहीं करेंगे, अपने कंफ्यूजन को दूर रखेंगे। सिलिकॉन ये तो आपका एक तत्व है Si, सोडियम सिलिकेट एक यौगिक है Na2SiO3, तो ये आपको यहां पर है, और ये सिलिकॉन कार्बाइड आप देख ही रहे हैं। तो क्वार्ट्ज जो वर्ड बोला जाता है वो एक्चुअली में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए यूज होने वाला टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी आपको हम बताए कि सिलिकॉन एक प्रकार का तत्व है। अब आपको बताना यह है कि ये सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन किस प्रकार का तत्व है। हम लोग जानते हैं कि तत्व 3 प्रकार का होता है, और एक तत्व को हम लोग कहते हैं धातु, और एक अधातु, और एक होता है उपधातु। इसी प्रकार से एक होता है चालक, और दूसरा होता है कुचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक। तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या चीज होता है। आप कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनाएंगे कि क्या चीज होता है। तो 3 तरह की चीजें, जितने भी धातु होते हैं वे सभी के सभी चालक होते हैं, जितने भी अधातु मोस्टली होते हैं वो कुचालक होते हैं, और उपधातु में ही अर्धचालक आता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी, और मैं आपके आंसर देख रहा हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे समझ गए कि सर का इशारा क्या है। आप लोग समझदार लोग हैं, थोड़ा सा इशारा करते हैं भन से समझ जाते हैं, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन जो है एक प्रकार का अर्धचालक है। इसी प्रकार से आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ोगे कि कौन सा पदार्थ क्या हो सकता है, अगर आप पूरे ग्रुप के बारे में अगर याद रखते हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, और रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, एकदम 100% कर लिया जाता है। तो ये चीज यहां पे इससे संबंधित मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये आपको एक नया टर्म सिखाने की कोशिश है, प्रयास है, एक प्रयास किया हम ऑब्जेक्टिव के द्वारा आपके बताए गए पढ़ाए गए टॉपिक को भी हम रिवाइज कराते हैं, आपके न्यू कॉन्सेप्ट को भी डेवलप कराते हैं। कोई नया टर्म अगर आ रहा है तो वो भी हम ऑब्जेक्टिव के द्वारा दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में केवल पीछे का पढ़ाया हुआ ही चीज रहता है, कुछ चीजें हम नई चीज भी डालते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव के द्वारा भी बच्चा सीखे और उसके नॉलेज बढ़ते चले जाए। तो इसलिए दोनों क्लासेज हम लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, दोनों चीज को हम लोगों को ध्यान से देखना होता है।
तो आप देखिए किसी पदार्थ की दो या दो से अधिक संरचना बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दो या दो से अधिक संरचना या स्ट्रक्चर या उसके बाहरी रूप, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कहते हैं हिंदी में बहुरूपता या बहुरूपता। तो बहुरूपता या बहुरूपिया, जैसे आप देखते होंगे गांव वगैरह में विशेष रूप से बहुरूपिया घूमता है। बहुरूपिया क्या करता है कि एक गांव में दूसरा रूप धारण करके जाएगा और दूसरे गांव में दूसरा रूप धारण कर लेता है। एक जगह कुछ और बन के गया, भिखारी बन के गया, तब दूसरे जगह मालूम हुआ राजा बन के जाता है। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थान पे जब अलग अलग रूप बदलता है तो उसे बहुरूपिया कहते हैं। जैसे अगर कोई आदमी भी है तो यहाँ एक जगह पर कुछ और नाम बताता है, दूसरे जगह पे कुछ और नाम बताएगा, कहेगा एकदम बहुरूपिया आदमी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जिस प्रकार से बहुत सारे रूप बदले जाते हैं, वैसे ही यहां पे भी अगर देखिए कि कोई भी पदार्थ अगर दो या दो से अधिक रूप में अगर पाया जाए तो उसे हम लोग बहुरूपता कहते हैं, और बहुरूपता को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह नया टर्म समझ में आ गया होगा। अगर बेहतरीन से नया टर्म समझ में आ गया है तो एक बार फिर आप लोग थंब का इंप्रेशन दें। हम चाहते हैं कि हम लोग एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट रहें, मुझे भी लगे कि हाँ हमारे साथ जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, पूरे एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, और अभी इतना टाइम होने के बाद भी ये एकदम पढ़ने के लिए पूरे मूड में यहां पर आपको दिया जा सकता है, देख सकते हैं आप। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन के भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रवीण कुमार, अभी जितना भी पीडीएफ हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं सारा टेलीग्राम पे आपको दे दिया गया है, ये सूचना आप देख लीजिएगा। इसी चैनल पे, जो चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, आप जाइएगा टेलीग्राम पर और आईयूबी डिजिटल बाई अफरोज सर अगर आप देखिएगा तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। आईयूबी डिजिटल बाई अफरोज सर, इसमें आपको पीडीएफ डाला हुआ है और ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आपको जितना भी बात पढ़ाई जाए वो पूरी तरह से मजबूत हो। आप अपने कॉपी में नोटबुक भी बना सकते हैं और नोट बना करके अपना लिख सकते हैं, या अगर चाहें तो आप प्रिंट निकलवा करके अपने पास प्रिंट भी रख सकते हैं। आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएगी ताकि सिर्फ यहाँ पे पढ़ के भुला नहीं जाए, बल्कि नोट फॉर्म में भी आपके पास रहेगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो हम लोगों का 7 बजे से 7:30 से जो क्लास हो रही है, उस क्लास का भी पीडीएफ आपको आज डाल दिया गया है, आप उससे नोट कर लेंगे, और आज का भी जो है ये भी आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का सारा चीज मटेरियल, आपका जो शिकवा शिकायत है वो दूर हो गया। एक्चुअली में अब हम लोग जो है अपने सभी चीज को अपडेट करते हुए साथ साथ चलेंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन आपको आगे के चैप्टर के हैं और ये हम लोग पढ़ेंगे आगे की तरफ। गंधक पढ़ना है और गंधक में पढ़ते हैं कि पकड़ जो है से यहाँ पर 8 मेंबर रिंग यहाँ पर होता है। पकड़ 8 मेंबर रिंग, पकड़ कहते हैं किसको कहते हैं, तो पूरा का पूरा घुमा हुआ रहता है, और इसको हम लोग मुकुट के आकार का कहते हैं। यानी गंधक भी एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर है। विषम लंबाक्ष सल्फर की संरचना जो होती है वो इस तरह से होता है। ये इसको हम लोग पकड़ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मुकुट के आकार का होता है। ये जो आप देख रहे हो ये आपके मुकुट के आकार का यहाँ पे सल्फर है, और ये आपको बना हुआ है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे पूरा बना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये S8 के रूप में पाया जाता है। चाहे विषम लंबाक्ष गंधक हो या एकंताक्ष गंधक, कोई भी गंधक जो होता है वो S8 के रूप में रहता है, और इसलिए इसका आंसर यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कैल्शियम फ्लोराइड का त्रिविमीय जालक किस प्रकार का होता है? ये याद करने की चीज है। हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सीखे थे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वो हम लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सब पढ़ाया गया है। आप जानते हैं कि फलक केंद्रित मतलब FCC, यहाँ अंतः केंद्रित मतलब BCC,
और सरल घन मतलब HCC, ये आपका है षष्ठकोणीय यानी HCP। ये इतने प्रकार का आपका स्ट्रक्चर है और इसमें अगर आप चाहें तो अपना तुक्का मार सकते हैं। तुक्का मारने का आपको पूरा चांस दिया जाता है कि आप जैसा तुक्का भिड़ा करके देखिए कि क्या आंसर इसमें सही हो सकता है, ताकि भविष्य में आप अपने तुक्का को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिएगा कि नहीं, तुक्का मेरा काम नहीं करता है, इसलिए खूब टाइम दे करके पढ़ना चाहिए। जितना बढ़िया से पढ़ाई करेंगे उतना ही परफेक्ट आंसर यहाँ पर लगेगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के द्वारा यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं और आप लोग आंसर यहाँ दे रहे हैं और मैं आपके आंसर को देख पा रहा हूं। तो कैल्शियम फ्लोराइड एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये FCC टाइप का होता है। ये सीधा सीधी याद करने वाली बात है, कुछ यौगिक को हम लोग याद कर लेते हैं कि हाँ, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से बनना चाहिए। घन समन्वय यानी कह सकते हैं कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्यूबिक कोऑर्डिनेशन। क्यूब के जैसा होने के लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होना चाहिए, यानी त्रिज्या अनुपात का मान कितना होना चाहिए। त्रिज्या अनुपात कहते हैं रेडियस रेशियो को, तो रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए, ये आपको यहां पे आंसर देना है। हम लोगों का ये अभी ऑब्जेक्टिव का जो क्लास चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव का क्लास 5 बजे से हम लोगों को चल रहा है और ये हम लोग डेली एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव का करते जाएंगे। और ये आपका जब तक अगला कोई टाइम चेंज का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक यही टाइम में हम लोग जुटेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है एंड ए इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोग पढ़े थे कि अगर 0.732 से 1 तक अगर रहता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 8 होता है और ये जो आपका होगा वो घनीय हो जाएगा, यानी क्यूबिक शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी टोटल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाला है। हम आपको एक दिन पूरा क्लास रखेंगे क्रिस्टल सिस्टम के लिए और उसमें मोनोक्लिनिक और रोम्बो, ये सब सारे क्लिनिक के बारे में आपको बताएंगे। और इसलिए टोटल जो क्रिस्टलीय तंत्र हैं वो टोटल क्रिस्टलीय तंत्र यहाँ पर 14 टाइप का यहाँ पर देखा जाता है। ये आपको यहाँ पर सीधा सीधी इसको याद करना है, बाकी हम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो सकता है। पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है। तो फिर से आपको यहाँ पे एक तुक्का मारने का अवसर प्राप्त हुआ है कि ये देख लीजिए कि FCC है या BCC है या SCC है या फिर चतुष्फलकीय है, ये है। तो याद रखिएगा, जिस तरह से कैल्शियम फ्लोराइड FCC होता है वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को देखना है कि पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल किस प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन फलक केंद्रित, यानी दोनों पोटेशियम क्लोराइड और वो दोनों के दोनों फलक केंद्रित होता है। हम जैसा कि आपको पहले बताए कि हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के द्वारा नई नई बातें भी आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि जो कॉपी में लिखवा दिए वही चीज सिर्फ यहाँ पे रहेगा, नई चीज भी रहेगी, इसलिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े आप। सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में कितने अणु होते हैं, ये आपको बताना है। ये अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में कितने अणु होते हैं। तो याद रखिए कि जैसे आप देखते हैं कि KCl का स्ट्रक्चर था वैसे ही NaCl रहता है
और ये एफसीसी है, और कोई भी अगर एफसीसी होता है तो परमाणु की संख्या जो उसमें या अणु की संख्या जो होता है वो 4 होता है, और इसलिए 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 4 जो होगा वो सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन, ये आज का हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग डेली करेंगे, और इसी में आपका ये क्वेश्चन आपका है कि ZNS की संरचना कैसी होती है। तो ZNS की संरचना के बारे में आपको बताना है। तो याद रखिए जितना भी ZNS, KCl, NaCl, ये सारे संरचनाएं जो हैं वो आपको यहां पर FCC टाइप का होता है। तो याद रखिए ZnCl, ZnS, KCl, NaCl और उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड, ये सभी FCC टाइप के क्रिस्टल हैं। और कोई भी अगर FCC अगर क्रिस्टल रहेगा तो उसमें परमाणु यानी अवयव के कणों का आकार वहां पे 4 होता है, BCC में 2 होता है और SCC में 1 होता है। ये पूरा हम लोग का आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन है। तो हम लोग रेगुलरली इसी चैनल पे इसी समय अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, और अगर जिस दिन क्लास नहीं रहेगी आपको इसका इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़ जाएं। और यही IUB डिजिटल बाय अफरोज सर, यहीं पे आपको सारी सूचना इस चैनल के लिए हमको आपको मिलेगा, और ये चैनल के द्वारा आप इसको यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ऐसे अभी आपका ये 5 बजे से ये ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग का है। मॉर्निंग का क्लास अभी जो आपका चल रहा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर पे है, वहां पे अभी टाइम अवेलेबल है तो हम लोग मॉर्निंग में पढ़ ले रहे हैं। और अगर टाइम अगर वहां पे अगर मैच कर जाता है कि अभी अगर राहुल सर जनरल कंपटीशन या दूसरे चीज का क्लास लेते रहते हैं तो हम लोग अपने इस चैनल पे पढ़ लेते हैं। तो सभी चैनल एक ही हैं, बस हम लोगों का अपना किसी तरह से आपको अधिक से अधिक लाभ यहाँ पे उठाना है जिससे कि आपका बोर्ड का एग्जाम सही से हो सके। तो ये आपका यहाँ पे टोटल हो गया आज भर इतने ही। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए भी हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग सॉलिड स्टेट का ही ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोगों के आपका यहाँ पर मैं देख रहा हूं सब लोग एकदम बेहतरीन से यहाँ पे चल रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आज भर इतने ही। एक बार फिर अगर जो बच्चे अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलता रहे।